नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। वक्त हो चुका है लोकतंत्र का। मैं हूं आपके साथ अंकित त्यागी। लोकतंत्र, मैंने आपको कल बताया था, हमारे लिए सबसे जरूरी आप हैं, क्योंकि हमारे लिए सबसे ज्यादा आप मायने रखते हैं। और आज लोकतंत्र में एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जिस खबर ने दिल्ली को बिल्कुल झंझोड़ के रख दिया है। एक 9 साल की बच्ची जिसके ऊपर अब जो आशंका जताई जा रही है, जिस तरीके से बात करी जा रही है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, वो इतने डरावने हैं, इतने दिल को झंझोड़ने वाले हैं कि समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसे भी कोई इंसान हो सकते हैं क्या। उस पर करेंगे आज लोकतंत्र में आपके सवाल। और सबसे पहले 6 बजे की 6 बड़ी खबरें। सरकार ने विधानसभा दिल्ली में रेप पर सियासत तेज। बीजेपी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी ने उजागर की पीड़िता की पहचान। राहुल गांधी के ट्वीट को लेकर एनसीपीसीआर ने ट्विटर इंडिया को भेजा नोटिस। ट्वीट हटाने के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने को कहा। हॉकी सेमीफाइनल में भारत के साथ कड़े मुकाबले में अर्जेंटीना की जीत। अर्जेंटीना 2-1 से मुकाबला जीता। अब ब्रॉन्ज में खेलेंगी भारत की महिला हॉकी टीम। टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती सेमीफाइनल में दाहिया की शानदार जीत। कजाकिस्तान के रेसलर को हराकर फाइनल में पहुंचे, मेडल पक्का किया। बॉक्सिंग में भारत को ब्रॉन्ज मेडल से करना पड़ा संतोष। वर्ल्ड चैंपियन और टर्की की खिलाड़ी से सेमीफाइनल में हारी लवलीना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और भारी बारिश से मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भीषण बाढ़। ग्वालियर चंबल बेल्ट में 1100 से ज्यादा गांव जलमग्न। राजस्थान के कोटा में भी बाढ़ से हालात बेकाबू। देश की राजधानी दिल्ली में एक 9 साल की मासूम बच्ची, बस क्योंकि उसके घर में कूलर नहीं है, उसके घर में फ्रिज नहीं है, उसके घर में ठंडे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो पास के एक शमशान से वाटर कूलर में ठंडा पानी लेने के लिए घर से निकलती है। लेकिन वो फिर वापस लौट के नहीं आती। आई तो बस एक खबर कि अब इस दुनिया से वो बच्ची रुखसत हो चुकी है। बताने वाले ने जब उसकी मां को शमशान में लेके गए, बताया कि आपकी बेटी अब नहीं रही। वहां पर इतना दबाव बनाया, इतना डराया और पुलिस को खबर करने से मना कर दिया। और बाद में पुलिस को खबर जब की भी गई तो करीब 200 लोगों के धरने पे बैठने के बाद उस बच्ची के लिए अब कुछ, जैसे कहते हैं कि इंसाफ का जो पहिया है वो घूमना शुरू हुआ है। बच्ची शायद गरीब घर से थी, ना होती तो पुलिस और तेजी से एक्शन लेती। और अगर ये घटना दिल्ली में जिस इलाके में हुई और जिसके साथ हुई, एक गरीब दलित परिवार की बच्ची के साथ ये घटना हुई, शायद दिल्ली किसी पॉश इलाके में होती तो पूरा दिल्ली एक साथ खड़ा होकर उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहा होता। 3 दिन बीत गए, धीरे धीरे नेताओं की भी आवाजाही शुरू हो गई। लेकिन क्या इस बच्ची को इंसाफ मिलेगा और क्यों इस देश में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं? इसी पे करेंगे आज लोकतंत्र की पूरी बात। पर उससे एक पहले मैं आपको बताता हूं कि इस पूरी घटना को एक एक करके बिल्कुल आपको बताऊंगा। पूरी घटना को पहले समझाते हुए आपको समझाऊंगा, क्योंकि न्यूज में कल तक तो शायद इस बारे में कुछ खास बात भी नहीं हो रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो बच्ची है उसके परिवार ने आरोप क्या लगाए हैं, क्या उनका कहना है कि ऐसा क्या उनकी बच्ची के साथ हुआ। ये देखिए, आपको यहां पे एक एक करके बताते हैं कि पीड़ित के परिवार ने कहा कि शाम करीब 5:30 बजे उनकी बच्ची वाटर कूलर से पानी लेने गई हुई थी। ये घटना 3 दिन पहले की है, यानी कि संडे की। शमशान से आकर किसी ने उनको बताया कि उनकी बच्ची नहीं रही और कहा कि बिजली का जो उसको झटका लगा और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मां को वहां पर लेके जाया गया। वाटर कूलर में करंट को बताया उसकी मौत की वजह, कि बच्ची पानी भर रही थी और वाटर कूलर में करंट आया और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई।
उसके बाद परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि तुरंत उनके ऊपर दबाव बनाया गया। वहां पर जो शमशान में जो कर्मकांड कराने वाले लोग थे और साथ में उनके और लोग थे, उन्होंने दबाव बनाया कि इसका अंतिम संस्कार तुरंत कर दीजिए, इंतजार मत कीजिए। एक अननेचुरल डेथ जिसको कहते हैं, जो स्वाभाविक बिल्कुल आकस्मिक जिस तरीके से उसकी मौत हुई, उसके बाद उसका पोस्टमार्टम होना जरूरी था, उन सब का इंतजार मत कीजिए। आरोपियों ने कहा कि पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत ही नहीं है, और अगर इस बच्ची का पोस्टमार्टम कराएंगे, उन्होंने साथ में यह भी कहा कि अगर इस बच्ची का पोस्टमार्टम कराएंगे तो उसके जो अंग हैं वो निकाल लिए जाएंगे। इस तरीके का एक डर का माहौल बनाया गया इस बच्ची के लिए। उसके बाद परिवार ने, जब उनके सामने SC/ST कमीशन आया तो उस परिवार ने कहा कि हमें शक है कि रेप के बाद इस 9 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि उसके शव को जला दिया गया, तो पोस्टमार्टम कैसे होता, कैसे सबूत जुटाए जाएंगे, कैसे होगा, ये सब सवाल, ये बहुत बड़े सवाल हैं। और उसके बाद जब पूरा ये घटनाक्रम हुआ तो परिवार के आरोपों के बाद जब वहां पे जनता इकट्ठी हुई, आक्रोश हुआ, उसके बाद ही लगता है कि सिस्टम जो है वो जाग पाया। पहले मैं आपको सुनाता हूं कि इस पीड़िता के मां बाप ने क्या कहा। भीतर गई जैसे कहा कि तेरी बच्ची खत्म हो गई, तेरी बच्ची खत्म हो गई, मेरी बेटी का तो खत्म हो गई। तो झूठ बोल रहा कि करंट ने पकड़, करंट ने कैसे पकड़ ली मेरी बच्ची, कैसे पकड़ ली मेरी बच्ची के होठ काले पड़ गए, बिल्कुल जीभ काली पड़ गई, यहाँ चोट लग रही बच्ची के, नेक ये छिल रहा बच्ची का, मेरी का रेप हुआ मेरी बच्ची का। लड़की स्टेम फूक गई थी, मेरे को मट्टी भी नहीं दिखाई थी हैं, उसको साथ क्या करा क्या नहीं करा, मैं उनको सजा देना चाहता हूँ फांसी की, बस इससे बड़ा कुछ नहीं बोल सकता। बस तो आपने सुना कि जो बच्ची के माँ बाप हैं उनके आरोप क्या हैं। आसान नहीं होगा इन आरोपों को सिद्ध करना, लेकिन पूरी घटना, किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्या क्या इसमें जो खामियां रही, पुलिस को क्यों और इसमें क्या काम करने चाहिए थे, और कैसे अब तब से लेकर अब तक 3 दिन में पूरा घटनाक्रम जुड़ता है, आपको सुनाते हैं। मेरे सहयोगी अनुज मिश्रा ने यह रिपोर्ट भेजी है, किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। घटना स्थल से एक पूरी पहले रिपोर्ट समझ लीजिए, तो आपको एक दिमाग में जो टाइमलाइन है, जो घटनाक्रम है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दरअसल ये मामला शुरू होता है रविवार को, जब करीब शाम 5:30 बजे के आसपास मासूम बच्ची अपने घर से ये कहकर निकलती है कि वो पास के ही शमशान घाट में वाटर कूलर से ठंडा पानी लेने के लिए जा रही है। शमशान घाट वो पहुंचती है, यहाँ पर ये वाटर कूलर जो था वो लगा हुआ था, फिलहाल पुलिस ने इसे हटा लिया है, लेकिन ठीक इसी जगह पर बच्ची आती है, पानी लेती है। थोड़ी देर के बाद ही, करीब आधे घंटे के आसपास बताया जा रहा है, जो बच्ची है उसकी माँ को जो यहाँ के पुजारी होते हैं वो बुलाते हैं। उसके बाद बच्ची की माँ का ये कहना है कि जब वो यहाँ पर पहुँचती हैं तो उनकी बच्ची जो है वो बेंच पर मृत पड़ी हुई थी। पुजारी का ये कहना था कि बच्ची को करंट लग गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है। आरोप ये भी है कि पुजारी लगातार बच्ची की मां पर दबाव बनाने लगते हैं, उनको ये कहते हैं कि बच्ची की मौत हो चुकी है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए। अगर पुलिस को इस बाबत सूचित किया जाएगा तो पुलिस मौके पर आएगी, पोस्टमार्टम कराएगी और बच्ची के कुछ अंग जो हैं वो निकाल लिए जाएंगे। ऐसे में दबाव डालकर आरोप ये है कि बच्ची का अंतिम संस्कार कराया जाता है। ठीक वो जगह हम दिखाना चाहेंगे आपको, ठीक इसी जगह पर बच्ची का अंतिम संस्कार आरोप यह है कि जबरन कराया जाता है। आपने सुना कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। अब इस पे पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि जरूरी है ये भी समझना कि कानून व्यवस्था को जो जिनकी जिम्मेदारी है बनाए रखना, जिनकी सुरक्षा नागरिकों की बनाए रखना जिम्मेदारी है, उनका इस पर क्या कहना है। पुलिस ने सबसे पहले कहा कि घटना को लेकर जैसे ही हमारे सामने ये घटना हुई उसके बाद हमने इस पे एक एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा कि मां के बयान के आधार पर एफआईआर की गई और शुरुआत में उनकी जो मां है उन्होंने रेप का जिक्र नहीं किया था। मौके पर फोरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट कर लिया गया,
और मैं आपको बताता हूं इसमें फॉरेंसिक एविडेंस बचे क्या हैं। जब लोग इकट्ठे हुए तो उन्होंने मुश्किल से जलती चिता से उस बच्ची को बाहर निकाला और उसके सिर्फ पैर ही पुलिस को दिए गए हैं, जो फॉरेंसिक एविडेंस जिसकी पुलिस बात कर रही है। आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि घटना के बाद सीधे सीधे पुलिस ने उन आरोपियों को 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है। पीड़िता की मां के बयान के बाद उसमें जो पॉक्सो एक्ट है और जो रेप के सेक्शंस हैं वो सेक्शन भी लगा दिए गए। सुनते हैं दिल्ली पुलिस का इस पे क्या कहना है। मां के बयान पे एफआईआर दर्ज कर दी गई थी। काउंसलर के सामने उनका बयान हुआ था। अगले दिन उनका 164 का बयान भी रिकॉर्ड किया गया था मजिस्ट्रेट के आगे, और SC/ST कमीशन आई थी अगले दिन, और उनके सामने मां ने कुछ बातें कही हैं। उसके आधार पर कुछ सेक्शन ऐड किए गए हैं, और इसके अलावा पोस्टमार्टम कर दिया गया है। जो बॉडी के रिमेनिंग पार्ट्स थे उनसे कुछ कंक्लूसिवली नहीं सामने आ पाया है। बहरहाल हमारे पास में भी साइंटिफिक एविडेंस जितने भी हैं उनसे हम लोग पुष्टि करेंगे अगर कुछ हुआ है ऐसा सेक्सुअल, और नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट भी हम लोग करवाने की सोच रहे हैं जो एक्यूज हैं उनके। तो आपने पूरा घटनाक्रम समझा, आरोप समझे, और साथ ही साथ ये भी समझा कि इस पे पुलिस की कार्रवाई क्या हो रही है। लेकिन हमारे देश में कोई भी इस तरह की बिल्कुल झंझोड़ने वाली घटना वहीं तो खत्म होती नहीं है। ये भी उम्मीद नहीं होती कि सीधे सीधे उसमें इंसाफ मिल जाएगा, राजनीति भी उसमें हावी हो जाती है। दिल्ली की इस घटना को लेकर क्या वोट बैंक की राजनीति हो रही है, ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी आ रहा है। और मैं कम से कम उन लोगों में से नहीं हूं जो कहते हैं कि ऑपोजिशन को हक नहीं है वहां पर जाने का, अपनी बात उठाने का। ऑपोजिशन को बिल्कुल हक है। राजनीति में ऑपोजिशन का काम ही यही है, विपक्ष का काम यही है कि वो जाएं, जिन लोगों की आवाज दब रही है उसके साथ खड़े हों। लेकिन दिल्ली में जो हो रहा है, क्या वो सिर्फ जो पीड़ित हैं उनके साथ खड़े होने तक सीमित है, या कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकाने की भी एक कवायद है। दिल्ली में 9 साल की इस बच्ची के साथ जो भी हुआ, उसकी मौत के बाद BSP की अध्यक्षा मायावती ने एक ट्वीट किया, और इस ट्वीट में मायावती ने लिखा कि दिल्ली में कैंट में जो नांगल गांव है वहां पर 9 वर्षीय दलित लड़की के रेप की जो उसकी हत्या हुई है, उसके बाद उसके शव को जला दिया गया। यह घटना काफी दुखद है और शर्मनाक है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। सख्त कदम उठाने की मांग करी BSP की मायावती ने। पर मायावती जी के ट्वीट में आप देख रहे होंगे कि एक शब्द जो है वो थोड़ा सा ब्लिंक कर रहा है, वो शब्द हाईलाइट कर रहा है, वो शब्द है दलित। कोशिश यही थी कि मायावती जी, किसी भी बच्ची के साथ ऐसा हो तो मायावती जी खड़ी होकर इंसाफ की मांग करें। पर क्या बार बार उसकी जाति विशेष को कहने से मायावती जी अपना वोट बैंक चमकाने की कोशिश कर रही हैं? क्या वो दलित है? इसके लिए ये एक फैक्ट है, इससे नकारा नहीं जा सकता कि वो लड़की दलित समाज से आती है। पर आपको पता चल सके कि किस तरीके से सियासी दल ऐसी घटनाओं को वोट बैंक की पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते हैं, यह भी एक बहुत जरूरी है। कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी भी आज वहां पहुंचे। इस घटना को लेकर उन्होंने पहले एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में उन्होंने कहा कि दलित बेटी देश की बेटी है। इस ट्वीट में भी दलित शब्द को हाईलाइट इसलिए किया गया क्योंकि राहुल गांधी इस ट्वीट के बाद सवाल उठा रहे थे कि क्या कांग्रेस भी इस मुद्दे पर दलित वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। क्या सिर्फ यह कहना कि एक बच्ची के साथ इतनी बुरी घटना हुई, उसके लिए इंसाफ की मांग जो है वो कमजोर पड़ जाती। इस मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा सामने आए। कांग्रेस को उन्होंने जमकर इस जो ट्वीट है राहुल गांधी का और वहां पे जो उनकी विजिट भी थी उस पर लताड़ा। सिलेक्टिविज्म के साथ एक चयनात्मक रूप से किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट करना और किसी राज्य के रेप के विषय में चिंता प्रकट न करना, यह देखते हुए कि किस राज्य में किसकी सरकार है, यह भी अपने आप में एक जघन्य अपराध है। रेप होता है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो राजस्थान में हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ में हो, चाहे वो महाराष्ट्र में हो। यदि इसमें किसी प्रकार की पार्थक्यता की जाए कि यह राज्य तो कांग्रेस शासित राज्य है, तो यहां के बलात्कार के विषय में, यहां के दलित उत्पीड़न के विषय में, और यहां जो दलित बच्चियां हैं राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, उनके विषय में हम किसी प्रकार से चिंता नहीं करेंगे और केवल दिल्ली या अन्य राज्यों के विषय में चिंता करेंगे, तो मन में तकलीफ होती है। राजनीति भी कमाल की बात है। राजनीति में ही ऐसा हो सकता है कि कहीं पर इस तरह की घटना हो जहां पर किसी के साथ बलात्कार हो, उसके साथ इतनी बुरी घटना अंजाम दी जाए, उसमें भी आपके रेप और हमारे रेप के बीच में एक कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया जाता है। अब नेताओं की असंवेदनशीलता जो है उसके बारे में बात करते हैं। राहुल गांधी जी ने आज एक बड़ा, अंग्रेजी में एक शब्द है ब्लंडर कर दिया।
और वो ब्लंडर क्या था कि पीड़ित परिवार से वो मिलने पहुंचे और वहां पर राहुल गांधी जी ने एक फोटो ट्वीट कर दी। इस फोटो में गाड़ी के अंदर वो पीड़िता के परिवार से बात कर रहे थे। इसमें जो उसके परिवार वाले हैं उनका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कानून बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि इस तरह के केसेस में, रेप के किसी भी केस में, किसी भी तरीके से अगर परिवार का या पीड़िता का उनका चेहरा दिखाया जाए, उनका नाम लिया जाए, उनकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं होनी चाहिए। लेकिन शायद राहुल गांधी जी को या तो ये बात पता नहीं थी या उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये मामूली बात तो है नहीं। अब उनकी पहचान जिस तरीके से सामने आई है उस पर राहुल गांधी के लिए एक नया बवाल खड़ा हो गया है। राहुल गांधी को इस ट्वीट पर एनसीपीसीआर, जो बच्चों का जो आयोग है, जो बच्चों के मामलों पे बच्चों का ध्यान रखने वाला आयोग है, उसने अब उनको एक नोटिस कर दिया है। साथ ही साथ ट्विटर इंडिया को भी नोटिस किया गया है और नोटिस में कहा गया है कि आप इस ट्वीट को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से जल्दी हटाएं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की जाए। दिल्ली में रेप के जो मामले में राहुल गांधी ने जो फोटो ट्वीट की थी, उस परिवार में का फोटो उन्होंने ट्वीट किया था, जबकि सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल स्पष्ट निर्देश हैं कि पीड़िता की पहचान किसी भी तरीके से उजागर नहीं की जानी चाहिए। चलिए, तो ये था पूरी कहानी। मैं आपको समझाना पहले इसलिए चाहता था कि कम से कम आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये बात समझ लें कि इसमें अभी तक क्या क्या हो गया है। हमारे साथ इस वक्त संजीव झा जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं दिल्ली से। हमारे साथ अनिला सिंह जी भी जुड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ रंजना कुमारी जी भी जुड़ रही हैं। रंजना कुमारी जी एक बहुत ही जानी मानी महिलाओं के, बच्चों के जो जितने भी अधिकार हैं उसके ऊपर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लोकतंत्र में जुड़ने के लिए। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज गए थे वहां पर, उन्होंने 10 लाख रुपए के एक मुआवजे का ऐलान भी वहां पर किया है, लेकिन बात बार बार यही आती है संजीव जी कि क्या दिल्ली सरकार हर बार इस चीज के पीछे खड़ी हो जाएगी और अपने आप को ये कहेगी कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? क्योंकि अगर दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी अब नहीं बनती तो शीला दीक्षित की 2013 में, 2012 में निर्भया के टाइम में कैसे जिम्मेदारी बनती थी, जब अरविंद केजरीवाल जी खुद ट्वीट करके कहते थे कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी शीला दीक्षित को उठानी चाहिए। वो बार बार ये नहीं कह सकती कि पुलिस जो है वो सेंटर के पास है। बीजेपी से सवाल पूछने से पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्यों आम आदमी पार्टी को ऐसा नहीं लगता कि उनकी भी जिम्मेदारी बनती है इस पूरी घटना में? और देखिए, ये वक्त ये तय करने की नहीं है कि जिम्मेदारी किसकी बनती है, जिम्मेदारी किसकी नहीं बनती है। मुझे लगता है कि ये एक तरह से बहुत बड़ा अपराध हुआ है और जिस तरह की पुलिस की लापरवाही रही है, मुझे लगता है 72 घंटे बाद FIR होता है। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो पीड़ित परिवार को थाने में बुलाया जाता है उसको तरह तरह से पुलिस सवाल करती है उससे। तो मुझे लगता है कि इसके खिलाफ तो बोलना चाहिए। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज कहा, उन्होंने कहा कि पहली बात तो हम नेशनल इंक्वायरी इसकी करेंगे और साथ केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए कि पुलिस की लापरवाही हुई है, उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर दिल्ली सरकार की जो भी मदद केंद्र सरकार को चाहिए दिल्ली सरकार करेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार के अधीन पुलिस नहीं आती है। तो मुझे ये लगता है कि अब जिम्मेदारी अगर केंद्र सरकार की है और अगर केंद्र सरकार के अधीन पुलिस है तो कार्रवाई तो उन्हीं को करना पड़ेगा। और ये हम बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, कार्रवाई केंद्र सरकार के अधीन पुलिस है, उसको बिल्कुल करना ही पड़ेगा। पर मैं आपको दो चीजों के फैक्ट चेक कर देता हूं। पहली बात, FIR जो थी वो सोमवार की सुबह 5:30 बजे दर्ज हो गई थी। FIR पुलिस ने तत्पर तरीके से दर्ज करी। दूसरी बात, जब पुलिस का ये कहना है, और अभी इस पे क्योंकि जांच होनी बाकी है इसलिए मैं किसी भी तरीके से ये नहीं कह सकता कि कौन ठीक और कौन खराब कह रहा है, पर पुलिस का ये कहना है कि शुरुआती तौर पर मां बाप ने कभी भी रेप की आशंका जाहिर नहीं करी। जब SC/ST कमीशन के सामने जाहिर हुई तो उन्होंने पॉक्सको एक्ट और बाकी सारे एक्ट इस पर लगा दिए। मैं आपके पास आना चाहता हूं। नहीं, इसमें देखिए, प्राइमरी जो पुलिस ने FIR किया वो पुलिस साक्ष्य मिटाने का FIR किया था, और जबकि लगातार पीड़िता उसके गांव वाले कहते रहे कि सर बलात्कार हुआ है जी। 72 घंटे ये तय करने में क्यों लगे? जब बहुत ये स्कूल पकड़ लिया मामला, जब पॉलिटिकल लोगों की बात करने लगे। आपने अपनी बात कह दी। अनिला सिंह जी, मुझे 2014 में जब चुनाव हो रहे थे तो मोदी जी का एक पोस्टर याद आता है, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। 2012 में जो लोगों ने देखा जो निर्भया के साथ हुआ, एक बहुत बड़ा कारण था कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का। क्या बदल गया अगर उसके बाद भी देश के अंदर, देश की राजधानी के अंदर इस तरीके की हैवानियत होती है? सरकार जो पुलिस है दिल्ली में वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है,
तो क्यों सवाल ना उठाया जाए होम मिनिस्ट्री से और दिल्ली पुलिस से कि क्या आप सो रहे थे अगर इस देश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं? तो बिल्कुल प्रश्न उठाने चाहिए, बिल्कुल उठाने चाहिए। किसी भी अच्छी डेमोक्रेटिक कंट्री का, देश का ये पहचान है कि बिल्कुल प्रश्न उठाइए। मीडिया को भी प्रश्न उठाने चाहिए और जो विपक्ष है उसको भी प्रश्न उठाने चाहिए। बिल्कुल उठाया जा रहा है, ठोक के उठाया जा रहा है। परंतु मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये अगर कहा जा रहा है कि एक बच्ची के साथ बलात्कार हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की जो पुलिस है वो कहाँ छुपी हुई बैठी हुई थी? छुपी हुई नहीं बैठी थी ना, तभी तो तुरंत एफआईआर लॉन्च की गई है। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये भी कहा जा रहा है कि उस बच्ची को करंट लगा या नहीं लगा, मैं ये नहीं जानती। परंतु वहाँ वाटर कूलर जहाँ पे दाह संस्कार होते हैं वहाँ पे वो पानी लेने गई हुई थी बच्ची, सेरिटोरियम में गई हुई थी, शमशान में जहाँ ये वाटर कूलर लगा हुआ था। तो वो किसकी ये जो क्षेत्र होता है वो किसकी जिम्मेवारी का होता है? वहाँ वाटर कूलर कायदे का नहीं लगवा सकते थे अरविंद केजरीवाल जी? मैं अंकल जी, मुझे बहुत खराब लग रहा है ये सब बातें करते हुए, क्योंकि देखिए कोई बच्चों का मसला होता है या महिलाओं का मसला होता है, मुझे राजनीति बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। पर मैं क्या करूं जब अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी जो हैं पिक एंड चूज करने के लिए राजनीति करने जाएंगे और यहाँ पर उनके विधायक जी बैठकर अपने मुख्यमंत्री की राजनीति को चमकाना चाहेंगे, तो मुझे पूछना पड़ेगा कि भाई ये तो शमशान घाट की जिम्मेवारी राज्य सरकार की थी कि नहीं थी? वो एफआईआर तो दर्ज हो गई, नहीं शमशान ये कैसे तय होगा? आरोप तो ये नहीं है ना कि वो इलेक्ट्रोक्यूशन से मारी गई। पर अनिला जी, कम से कम मेरे कार्यक्रम में मैं एक चीज नहीं होने दूंगा, सवाल जरूर पूछूंगा। कांग्रेस के हम प्रवक्ता हमसे जुड़ने वाले हैं तो सवाल जरूर पूछूंगा कि उनके राजस्थान में सबसे ज्यादा केस क्यों आते हैं। लेकिन कम से कम इस कार्यक्रम में ये नहीं होगा कि आपके राज्य में देखिए कितने केस, हमारे राज्य में कितने केस। रेप से रेप की तुलना तो कम से कम मैं नहीं होने दूंगा। शर्मसार है हर घटना जो किसी भी राज्य के अंदर हो रही हो। मैं आपसे एक सिर्फ ये सवाल पूछ रहा था और ये मैंने आपसे शुरुआत में भी पूछा, बदल क्या गया 2014 से? मेरे पास एक डेटा है, 2019 में 32,033 रेप के मामले दर्ज हुए हैं, 31% का पिछले 10 सालों में वृद्धि है। 2014 में जब आपने कहा था कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, तो ऐसी क्या चीजें आपने करी जिससे हम ये मान लें कि कुछ बदल गया है? अगर मैं डेटा उठा के देखूं तो 2014 के बाद 15 में थोड़ी गिरावट आई, 16 में फिर बढ़े, 17 में फिर बढ़े, 18 में फिर बढ़े और 19 में भी बढ़ रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि बदलाव क्या आया? बदलाव मैं बताती हूँ किस प्रकार से आया। पॉक्सो एक्ट पहले भी था, पॉक्सो एक्ट अब है, पर उस पॉक्सो एक्ट को वाटर टाइट कैसे बनाया, किसने बनाया? वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाया कि भाई किस प्रकार से टाइम फ्रेम में बेहद एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जो है कैसे दी जाएगी। उसको बिल्कुल एक, जैसा मैंने कहा कि बिल्कुल वाटर टाइट जो एक्ट जो बनाया गया वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाया गया। और निर्भया फंड के द्वारा ही हमें पता है कि फास्ट ट्रैक जो कोर्ट का है वो खोले गए। उसमें से 389 जो है वो पॉक्सो क्राइम जो है, पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो क्राइम हो रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि हम जानते हैं कि उसमें ज्यादातर जो रेप के केसेस आते हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ ही आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि जो राइट यूटिलाइजेशन ऑफ निर्भया फंड हो फॉर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स या कुछ कदम उठाया है, किसने उठाया? मोदी सरकार ने उठाया। और आपने अच्छी बात, मोदी सरकार ने कदम मुझे पता नहीं क्या उठाए, कम से कम डेटा उसमें अभी तक ऐसी गवाही नहीं देता है। रंजना जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, राजनीति एक तरफ है, क्या ये जो जिस तरीके से बच्चियों के साथ या महिलाओं के साथ जो घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या इसको सिर्फ एक कानून व्यवस्था की कानून की एक समस्या मान के इसको चलें, या कुछ और भी हमारे में कुछ परेशानी है? समाज के तौर पर हम लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं चीजें, लोगों को और जागरूक करने की आवश्यकता है। क्यों ऐसा हो रहा है कि ये घटनाएं इस तरीके की और इतनी भयानक घटनाएं लगातार हमारी एक के बाद एक आती ही रहती हैं? ये जो घटना हुई, इस तरह की घटनाएं पहले भी हुई हैं और उन घटनाओं में अगर सजा नहीं दी जाती है और बार बार खाली ये राजनीतिक हंगामा मचाया जाता है, तो अब महिलाओं के रेप पर भी राजनीति शुरू कर दी है। अब पॉलिटिशियंस के पास कोई और काम शायद नहीं बचा है, अब जनता को कन्विंस करने के लिए कोई और तरीका नहीं बचा है। छोटी छोटी बच्चियों की हत्या, उनके साथ रेप, उनको जलाना, यही सब कुछ लेकर के अगर यही था, तो मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं करती हूँ, लड़कियों को न्याय किसी भी राजनीतिक दल ने नहीं दिया है।
और जिसके कारण अगर आप कानून सिवा इसके कि आप ये कहें फांसी चढ़ा देंगे, अब उसका नतीजा आप देख लीजिए। फांसी तो आप किसी को चढ़ा नहीं पा रहे। निर्भया के 4 लोगों को आपने जरूर, इतने साल हम लोगों ने जो सड़कों पर इतना आपसे मांग की, इतने सारे हमने आंदोलन किए, तो आपने जरूर निर्भया के आरोपियों को फांसी चढ़ा दिया। बाकी तो आप किसी को फांसी चढ़ा नहीं पाएंगे, और इतना आसान भी नहीं है फांसी देना, और फांसी देना अपने आप में अलग बहस है। लेकिन हो क्या रहा है कि बच्ची की ना सिर्फ रेप हो रहा है बल्कि उसकी हत्या भी हो रही है। और जो प्रीस्ट और इस तरह के तमाम ये असामाजिक तत्व अपने आप को प्रीस्ट बना लेते हैं, ये करके इनको बंद करना चाहिए, इसको बिल्कुल रोकना चाहिए। देखिए, चाहे कठुआ की घटना हो चाहे उन्नाव, लगातार इस तरह की घटनाओं का एक तरह से रिपीट हो रहा है। इसलिए इसको रोकने के लिए राजनीति करने की बजाय आप कानून व्यवस्था में इस तरह के आरोपियों को दंड करिए। वही एक तरीका है इसको रोकने का, ना कि झंडा लेके यहाँ वहाँ ये दल बैठा है, वो दल दिल्ली। संजीव भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है दिल्ली। बिल्कुल सही बात है, और यही बात संजीव भाई, यही बात जनता भी पूछ रही है कि फुटबॉल की तरह, मतलब उसका एक फोटो ऑप तो इस्तेमाल हो जाता है इस तरह की घटना में। और मैं बार बार यही कहता हूं, विपक्ष को, सरकार को इन सब चीजों में खड़ा होना चाहिए, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन ये बात वहीं खत्म हो जाती है, एक विजिट पर ही खत्म हो जाती है, उसके बाद सिर्फ वहां जाकर एक अनाउंसमेंट पर ही खत्म हो जाती है। कौन सी सरकार, आप मुझे ऐसा एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि सरकार ने किसी भी तरीके से, या विपक्ष ने या पक्ष की पार्टी ने एक किसी भी मामले को बिल्कुल एंड तक, उसके निष्कर्ष तक पहुंचाया हो। क्यों ऐसा होता है कि आपकी राजनीति कॉम्पनसेशन देके खत्म हो गई? नहीं, देखिए, एक बात से मैं सहमत हूँ कि लगातार ये अपराध की घटनाएं हो रही हैं, कोई पहली घटना नहीं है, और बार बार तमाम तरह की बात होने के बावजूद ये घटना बढ़ रही है, घट नहीं रही है। जो भी अनिला सिंह जी गिना रहे थे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की हमने स्थापना करी, इनसे ये भी पूछ लीजिए कि उस फास्ट ट्रैक कोर्ट में कितने डिसीजन फास्ट हुए हैं। जरा इनसे ये भी पूछ लीजिए कि अभी कह रहे थे कि पॉस्को एक्ट को हमने वाटर टाइप है, तो या फिर ये अपराध की घटना बढ़ क्यों रही है, ये रेप की घटना क्यों बढ़ रही है, आखिर इससे रेप कैसे रुकेगा, ये भी इनसे पूछ लीजिए। तो मुझे लगता है कि एक बात से तो मैं आपसे सहमत हूँ कि इस पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों को बैठ के विश्लेषण कर लेना चाहिए, और साथ में कोई एक ऐसा स्टेप जिससे ये रुके। मुझे लगता है जैसा अभी अनिता जी कह रही थी कि मैं इस बात से मैं सहमत हूँ कि फांसी आज बहुत मुश्किल है, फांसी हो नहीं सकता, लेकिन ये अपराध नहीं हो, इस पर कुछ सक्रियता दोनों की भी है, जो सरकार है उसकी भी, और जो उनके अंदर जो पुलिस आते हैं उनकी भी। ठीक है, अगर ये इसको ठीक से डील नहीं किया जाएगा तो ये अपराध की घटना लगातार बढ़ती रहेगी। बहुत मुश्किल से आप किसी भी थाने में जाइए, बहुत मुश्किल से आपको FIR होता है, बहुत के लिए लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है। अगर मुझे लगता है प्रोएक्टिव इस पे कार्रवाई हो तो शायद कुछ हद तक इसमें लगाम लग सकता है। ठीक है, सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, पर अनिला जी एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मनमोहन सिंह को मनमोहन सिंह करके बहुत बुलाई करती थी भारतीय जनता पार्टी। होम मिनिस्टर साहब हैं देश में, पुलिस, दिल्ली की पुलिस उनके अंडर में है, अभी तक एक भी बयान नहीं आया उनका। बयान तो बनता है, थोड़ी संवेदनशीलता तो बनती है। नहीं, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है संवेदनशील राजनीतिक दल नहीं है? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी का एक भी बयान नहीं आया, आप तो मीडिया में है, पूछ लीजिए ना उनसे प्रश्न। ये कोई तरीका नहीं है। मतलब गृह मंत्री जी इंतजार कर रहे हैं कि मैं उनसे सवाल पूछूं तब वो संवेदनशीलता जगाएंगे। एक्टिव हो जाता है, सारा विपक्ष एक्टिव हो जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, कब तक संजीव जी रुक जाइए, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। पॉलिटिकल स्कूल बनाएंगे? अगर मेरे ऊपर कोई राजनीतिक अपराध करा जाएगा तो मैं उसका राजनीतिक दूंगी, परंतु अगर ये पूछा जाएगा कि कहीं और भी रह गई तो उसका उत्तर भी दूंगी। ठीक है, रूप में प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं बताऊंगी कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी जो हैं यहाँ पे राजनीतिक टूरिज्म करने चले आए, अपनी फोटो चमकाने के लिए चले आए हैं। बिल्कुल सही बात है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि फोटो ऑप पर ही खत्म नहीं होना चाहिए, इसको कम से कम किसी न किसी नतीजे तक पहुंचाने की जरूरत। रंजना जी, बिल्कुल समय खत्म हो गया है, आखिरी आपके लिए, क्योंकि आपने हाथ भी उठाया था। कैसे इसमें मिल पाएगी सजा? कुछ फोरेंसिक एविडेंस तो बचे नहीं है, तो सजा कैसे मिल पाएगी? बिल्कुल, देखिए, हम लोग लगातार महिला आंदोलन की तरफ से यही कहते रहे हैं कि आप ढोंग मत करिए, फांसी देंगे तरह की बयानबाजी मत करिए, आप सजा दीजिए। और अब आज क्या हो रहा है, एविडेंस मिटाने के लिए लाश को जला दिया, लड़की को रेप किया, जला दिया। पहली बार तो हुआ नहीं है, जला दे रहे, तो अब एक कदम और आगे बढ़ गया। ये ग्रूसम रेप तो था ही, और साथ साथ में अब लड़की को तो एविडेंस मिटाने का काम तो करेंगे ही, क्योंकि इनको पता है कि एविडेंस नहीं मिलेगा तो फांसी नहीं होगी।
तो ऐसे में अगर संजीदगी से कुछ कर, होम मिनिस्टर बोलते क्यों नहीं? क्या आप कह रही थी अनिला जी की आप जाके पूछिए? अरे किसी से बात करने को तैयार हैं? कोई मीडिया सामने अगर जाके पूछता है तो कोई जवाब ये लोग दे रहे हैं? किसी भी महिला आंदोलन के संगठन से आज तक पिछले 7 साल में सरकार मिली है? अनिला जी से जरूर मिलती होगी, तो भाई पूछ लीजिए, आप ही पूछ लीजिए ये क्या हुआ यहीं है, पर क्या मैं हो इसको रहा यहीं है? पर मुझे विराम देना होगा। मुझे बार बार कहा जा रहा है कि समय बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि शायद नेता जो हैं और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भूल जाते हैं जब पक्ष में होते हैं और विपक्ष में होते हैं। पक्ष में उनकी भूमिका अलग हो जाती है, विपक्ष में उनकी भूमिका बिल्कुल अलग हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का लोकतंत्र में हमसे जुड़ने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक ले रहे हैं, आपके लिए एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर दूसरी तरफ आ रहा हूं। इस वक्त एक बड़ी खबर का खुलासा कर रहे हैं यहां पर टाइम्स नाउ नव भारत पे। बिग ब्रेकिंग न्यूज, जो बहुत बड़ी खबर, इस समय एक्सक्लूसिव डिटेल्स हमारे पास आ रही हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि किस तरीके से एनआईए ने सबसे जो नए आईएसआईएस के मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया है। एजेंसी ने मॉड्यूल चलाने वाले केरल के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जो एक आतंकवादी संस्थान है आईएसआईएस, उसको यहाँ भारत के अंदर उसका प्रचार प्रसार करना चाहते थे, जिसमें 2 महिलाएं भी, जो 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। इस मॉड्यूल को केरल के मलापुरम में रहने वाले मोहम्मद अमीन चलाते थे। इस मॉड्यूल में के लोगों को दिल्ली और केरल से गिरफ्तार किया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने। और इस बड़ी खबर के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर निकुंज गर्ग। निकुंज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है जो इस समय आप टाइम्स नाउ भारत पर देख रहे हैं। निकुंज, क्या क्या और इस पूरे मॉड्यूल के बारे में पता चला है और अब क्या कार्रवाई हो रही है? अंकित, आपने बहुत सही सवाल पूछा है कि क्या क्या और इस मॉड्यूल के बारे में पता चला है। आमतौर पे होता ये है कि जब कोई ब्लास्ट, धमाका या इस तरह की घटना हो जाती है तो तमाम लोग इंटेलिजेंस या लॉ एनफोर्समेंट को ब्लेम करने निकल पड़ते हैं। बट ये एक ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन है जिससे बहुत सारे हमारे देश के लोगों को पता चलेगा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज कितने लंबे समय तक किसी चीज़ को चेज, फॉलो या टेल करती हैं और उसका जो फाइनल एंड रिजल्ट होता है, फ्रूइशन होता है, वो किस तरीके से होता है। ये आज हमारे को दिखाई दे रहा है जब 4 एडिशनल लोग अभी डिटेंशन में हैं अंकित। उनको फॉर्मल औपचारिक तौर पे गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन पुराने जो 6 लोग अरेस्ट हुए हैं उनकी तस्वीरें हम लोग अपने व्यूअर्स को दिखा रहे हैं। 1 साल तक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस मॉड्यूल को टेल किया। ये एक इंस्टाग्राम पे 5000 से भी ज़्यादा मेंबर्स का मॉड्यूल था जिसको टेल करना उन लोगों ने इसलिए शुरू किया क्योंकि इसके कुछ मेंबर्स इस्लामिक स्टेट के साथ एसोसिएट होकर खोरासान प्रोविंस में जाने की और अफगानिस्तान में जाने की बातें कर रहे थे। इवेंचुअली उसमें से कुछ लोग गए भी। सो ऐसा ही नहीं था कि सिर्फ ये लोग बातचीत कर रहे थे और बिनाइन टाइप की इनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी वहाँ पे, बल्कि ये लोग बाकायदा कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करना चाहते थे। और 4 लोग जब गिरफ्तार हुए तो उसके बाद 1 साल तक इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इसके पीछे अपना मेटिकुलस ऑपरेशन चलाए रखा। बिकॉज देखिए, कोई भी आदमी अगर बात कर रहा हो तो सिर्फ शक की बिना पे आप उसको उठा लेंगे तो कोर्ट में अपनी छिछाले दर करवा कर वापस आ जाएंगे। आफ्टर 1 ईयर व्हेन दे गॉट अनफ एविडेंस, जब उनको काफी पुख्ता सबूत हाथ आ गए तो उसके बाद आज फर्दर एक्शन हुआ और 4 अगस्त को आज 4 और एडिशनल लोगों को डिटेन किया गया है, जिसमें से एक कम से कम फिर अफगानिस्तान जाने की बात कर रही थी और 2 और लोग हैं जो बाकी लोगों को रिक्रूट कर रहे थे। सो काफी लंबा ऑपरेशन चला, 1 साल से ज्यादा, और उसके बाद ये कामयाबी आज मिली अंकित। आईएसआईएस जो दुनिया के सबसे खतरनाक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में है, जिसका हमने देखा कि किस तरीके का कहर उन्होंने सीरिया में बरपाया, उन्हीं की सोच से इत्तेफाक रखने वाले ये लोग थे। निकुंज जिस तरीके से बता रहे हैं, पूरा एक जैसे आप फिल्मों में देखते हैं उस तरीके का पूरा ऑपरेशन था। कई साल, 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा इस पूरे ऑपरेशन में। निकुंज, ये जो लोग थे इनको जैसे पकड़ा गया, क्योंकि हमेशा ये कहा जाता है कि सुरक्षा एजेंसीज जो हैं उन्हें 100 में से 100 बार ही बिल्कुल पुख्ता सबूत चाहिए होते हैं, 100 में से 100 बार उनको पूरी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर वो एक कोई इस तरह का ऑपरेशन रोक पाते हैं। इनसे और क्या क्या खतरे थे और क्या अभी इसमें और गिरफ्तारियां और कई और राज्यों में भी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है? बिल्कुल, अभी देखिए, जैसे आपने बताया था कि केरल से ये मॉड्यूल शुरू हुआ, आज की जो गिरफ्तारियां हैं वो बेंगलोर और मैंगलोर के इलाकों में हैं, यानी कर्नाटक के 2 बड़े अर्बन सेंटर्स जो हैं वहां पे ये गिरफ्तारियां हुई हैं। और अभी औपचारिक तौर पे मैंने जैसे कहा गिरफ्तार नहीं किया गया, बट 4 लोग पुलिस की कस्टडी यानी हिरासत में जरूर हैं। और ये आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल उठाया कि किस तरह की इनकी प्लानिंग थी। तो प्लानिंग में सिर्फ अफगानिस्तान ट्रैवल करना ही अपने आप में एक बात नहीं है, क्योंकि अब दोबारा से तालिबान की वहां पे जो चढ़ाई है उसके चलते
इस तरह के काफी जो रेडिकल फ्रिंज के एलिमेंट्स हैं उनके हौसले बुलंद हैं और तमाम लोग उससे जुड़ना चाह रहे हैं। एक तरह से ये उसी तरह की बात है अंकित, जो कुछ समय पहले ISIS को इराक और सीरिया में जो कामयाबी मिल रही थी उसके साथ जुड़ा हुआ जो रेडिकलाइजेशन था, उसी तरह का अपस्विंग हम देख रहे हैं दोबारा से। बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज, ये बड़ी जानकारी। टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर ब्रेक करने के लिए एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर झारखंड के जज उत्तम आनंद की मौत का मामला अब सीबीआई देखेगी। सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। झारखंड सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री ने सीबीआई को इस जो जज की जो संदिग्ध अवस्था में जिस तरीके से उनकी मौत हुई, परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, इस पूरी जो जांच है उसको अब सीबीआई को सौंप दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर है, इसको लेकर काफी आक्रोश था ना सिर्फ लोगों के बीच में, और कहा जा रहा था कि ये जो जज साहब हैं ये बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर्स जो हैं उनका केस देख रहे थे, और जिस तरीके से जिस परिस्थितियों में इनकी मौत हुई उससे कई सवाल सामने आए। जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं वो भी कैद हुई। सुबह सुबह ये निकले थे अपनी सैर पर और वहां पर किस तरीके से टक्कर मारा गया, लग इस तरह से रहा था कि जानबूझ के उनको टक्कर मारी गई। और अब सीबीआई जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो इसको पूरा तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, इसकी पूरी छानबीन करेगा। और ये भी बताना जरूरी है कि झारखंड सरकार जो है उसको विपक्ष ने भी इस मामले पर काफी घेरा। उसके बाद हेमंत सोरेन ने ये पूरा जो मामला है ये सीबीआई को दे दिया है। इस वक्त हमारे साथ मेरे सहयोगी श्याम सुंदर जुड़ रहे हैं। श्याम, सीबीआई को मामला दे दिया गया है, जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन थी वो क्या पूरी तरीके से सौंप दी गई है, और अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होने वाली है? देखिए, झारखंड सरकार ने अगले ही दिन जब जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके घर गए थे, जस्टिस उत्तम आनंद के घर, उसके अगले दिन ही उन्होंने सीबीआई को रिकमेंड कर दिया था। जो गृह विभाग है झारखंड सरकार का, उसने ये केस सीबीआई को रिकमेंड कर दिया था। सीबीआई ने अब इस केस को पूरी तरीके से टेक ओवर कर लिया है और एफआईआर रजिस्टर कर लिया है। अब इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी। हमने देखा था किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने भी इस मामले के सेंसिटिव होने के कारण इस मामले पे बहुत स्टेट गवर्नमेंट को लैश आउट किया था, जिसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने साफ तौर पे कहा था कि इस मामले का वो रिकमेंड करेंगे सीबीआई इंक्वायरी। परिवार वालों की भी मांग थी, और अब जबकि इस मामले को सीबीआई ने ले लिया है तो इसकी अब पूरी तरीके से जांच अधिकारी करेंगे। सीबीआई के तमाम बड़े अधिकारी, वो चाहे पटना से हो या दिल्ली से हो, वो अब जाएंगे और पूरी तरीके से इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो करेंगे। और झारखंड पुलिस के पास जो भी एविडेंसेस हैं, जो भी उनके पास गवाह हैं, वो सबको वो हैंड ओवर करेंगे सीबीआई को। और सीबीआई अब पूरी तरीके से इसके मामले की जांच करेगी, क्योंकि डे 1 से ही कहा जा रहा था कि ये एक्सीडेंट नहीं था, एक हत्या का मामला था। कई हाई प्रोफाइल केसेस जस्टिस उत्तम आनंद सुन रहे थे और इसी से जोड़ के इसे देखा जा रहा था। शुक्रिया शाम हमसे जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर भी हमारी नजर रहेगी किस तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, इसकी जांच आगे बढ़ती है, क्योंकि बहुत ही जरूरी खबर ये भी है। लेकिन अब मैं आपको वापस ले चलता हूं और कार्यक्रम में आपको बताते हैं, क्योंकि हमारा सारा सरोकार रहता है कि आपसे जुड़ी हुई खबरें लेकर आए। और इस समय मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बारिश से हाहाकार मची, कुछ विजुअल आपको दिखाता हूं। मतलब ये बिल्कुल ऐसे विजुअल हैं कि त्राही त्राही वाले, जो जिसको कहा जाता है कि जो स्क्रीन पर मैं अभी इस समय आपके विजुअल डालूं, ये बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हैं, ये नदियां जो उफान बिल्कुल मार रही हैं, ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल का इलाका है। और ये शिवपुरी के इलाके में किस तरीके से, ये देखिए जो पूरे डैम हैं, बांध हैं, उनको तोड़ते हुए किस तरीके से यहां पर पानी उफान मार रहा है, ये वहां के विजुअल्स हैं। और ये जो है इस समय बिल्कुल डराने वाली स्थिति है, क्योंकि करीब 1100 गांव ऐसे हैं मध्य प्रदेश में, इस इलाके में, जहां पर इतनी, ये देखिए ये पुल जो आप देख रहे हैं दतिया में है, ये मध्य प्रदेश में, ग्वालियर से थोड़ा सा आगे ही पड़ता है। और इसमें पुल बिल्कुल, ये पानी का बहाव इतना तेज है, ये टूट गया, ये पुल टूट के पुल ही बह गया पूरे का पूरा। तो अब इस तरीके की पानी की चपेट में कितने सारे गांव हैं। ग्वालियर चंबल इलाके में करीब 1100 गांव ऐसे हैं जहां पर नदियों का उफान, जो बारिश लगातार हो रही है, उसकी वजह से लोगों के जीवन पर बिल्कुल कहर बना हुआ है। आपको अपनी पहली रिपोर्ट दिखाते हैं, मध्य प्रदेश में किस तरीके से लोगों का जीवन मुश्किल हो रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश का प्रचंड प्रहार।
ग्वालियर चंबल इलाके में हाहाकार, पुल टूटे, जानवर बहे, जनता बेबस, कुछ करो सरकार। पहले आसमान से ली गई तस्वीरें देखिए, कैसे पूरा इलाका पानी पानी हो गया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का बुरा हाल है। आफत आसमान से बरसी है तो बचाने के लिए भी आसमान से ही मदद पहुंची। शिवपुरी में फंसे लोगों को एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने सीढ़ी लगाकर बचा ही लिया। इंसान तो छत पर चले गए या उन्हें बचा लिया गया, लेकिन वो कहावत इन तस्वीरों को देखकर डरावनी लगने लगी है। कहते हैं ना कि गई भैंस पानी में। अब मत पूछना कि कुआं आसमान में है मगर रहता कहां है, क्योंकि ये आपकी गली में भरे पानी में नजर आ रहा है। ये तस्वीरें भी शिवपुरी की हैं। नदियां उफान पर हैं और तबाही मचा रही। दतिया का ये पुल देखिए, जो बस देखते ही देखते पानी के आगे परास्त हो गया। ये ग्वालियर के मोहना के पास का रेलवे ट्रैक है। आमतौर पर इसके ऊपर से रेल गुजरती है, लेकिन भारी बारिश के बाद इसके नीचे से पानी गुजरने लगा। ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन पानी उतरने तक कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए इस शख्स ने भी पैनिक बटन दबाने के बजाय मोबाइल में रिकॉर्डिंग का बटन दबा दिया। एमपी के एक बड़े इलाके में तबाही के बाद बारिश के बाद तबाही हो रही है। एनडीआरएफ की करीब 30 टीमें तैनात हैं। उन्हें खुद भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे शिवपुरी में उनकी ये बस टेढ़ी हो गई। मदद के लिए राज्य के मुख्यमंत्री की पीएम मोदी और गृह मंत्री से बात हुई। वो कह रहे हैं कि लोग घबराएं नहीं, बचाव का काम तेजी से चल रहा है। मैं जनता से अपील करना चाहता हूं, जो लोग बाढ़ में घिरे हैं, चिंता ना करें। आपके पल पल की चिंता हम कर रहे हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। आत्मविश्वास रखें, अफवाहों में ना आए। बीच में कहीं ये अफवाह फैल गई कि कोई बांध टूट रहा है। कोई बांध टूट नहीं रहा, सब सुरक्षित है। नदियों के उफान में आने से कई गांवों में पानी भर गया। आने वाले कुछ दिनों में भी बारिश की चेतावनी है। जो पार्वती नदी है या सिंध नदी है या फिर कहें चंबल नदी, ये तमाम नदियां अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और हालात ये हैं कि सैकड़ों गांव बाढ़ की जद में आ चुके हैं। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। सेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। और नदियां जो हैं, इस नदी को हम पार्वती नदी है गुना जिले की, जहां ये बाढ़ के पानी से पूरी तरह से लबालब भरी हुई है। मध्य प्रदेश के 7 जिलों के 1225 गांवों से 5800 लोगों को रेस्क्यू किया गया। सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन एक नई चुनौती उस वक्त भी पैदा होगी जब पानी उतरेगा और तभी ये पता चलेगा कि बाढ़ से कितना नुकसान पहुंचा है। मध्य प्रदेश से गोविंद गुर्जर की रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। दिखाता हूं राजस्थान से भी। राजस्थान में भी बाढ़ का जो असर है वो जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। ये सड़कें हैं, ये जो कोई नदी नहीं दिख रहे हैं आप, सड़कों पर लोग चल रहे हैं और नाव के सहारे ही वहां पर लोगों का जो आना जाना है वो हो पा रहा है। मैं आपको लिए चलता हूं मेरे सहयोगी के पास, जो इस समय आपको एक लाइव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से लोग अभी भी समस्या झेल रहे हैं। खुद नाव में बैठे हुए हैं मेरे सहयोगी भंवर पुष्पेंद्र। भंवर, लग रहा है कि आप किसी नौका विहार पे निकले हैं किसी नदी के बीच में, पर लगता नहीं कि ये नदी है क्योंकि आसपास घर भी बहुत सारे दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से कोटा का संबंध चंबल से होता है, कोटा की पहचान चंबल है और नाव भी चंबल में ही चलती है, लेकिन फिलहाल मैं जहां हूं ये चंबल नहीं है। ये बारिश का वो कहर है जो आम लोग भुगत रहे हैं। आप तस्वीरें देख पाएंगे किस तरह से लोग घर की खिड़कियों से झांक रहे हैं। गाड़ियां पानी में डूब गई हैं, सारी गलियां पानियों से लबालब हैं। ऐसे में जो टीम है, नगर निगम गोताखोर टीम है, वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। 9 नावें इसी तरह की अलग अलग कॉलोनियों में चल रही है। मैं जहां हूं वो कौटिल्य नगर है। बोरखेड़ा में भी यही हालात हैं। हम चाहे जो देलोद है उसकी बात करें तो वहां भी यही हालात हैं।
आप देख सकते हैं जिस तरह से आपको पीछे नज़र आ रहा होगा कि पूरी एक नदी जैसा नज़ारा यहाँ पर है, जैसे कि मैं चंबल में चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं उस पीड़ा के पानी में चल रहा हूँ जो यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो घर से बाहर नहीं जाना चाहते। क्या परेशानियां आ रही हैं, किस तरह रेस्क्यू चल रहा है, टीम के जो मेंबर हैं उनसे हम बात करते हैं। किस तरह का रेस्क्यू है, लोग क्यों नहीं बाहर आना चाह रहे हैं? जो बाहर आए उनमें कितने लोग आपने निकाले? अभी तक हम बच्चे, बुजुर्ग, महिला और जवानों को कम से कम 300 के लगभग आदमी हम बाहर निकाल चुके हैं। और जो लोग बाहर नहीं आना चाह रहे वो उनके घरों में कुछ कीमती सामान या कुछ वजह है जिसकी वजह से बाहर आना नहीं चाहते, वो वही जाने। अभी भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं? अभी भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं। अभी भी 2 कॉल आई है कि हमें बाहर निकालिए। हम क्या है कि फ्लो वाले क्षेत्र में फंसे हुए हैं, तो अभी उनको निकालने जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि यहाँ पर क्रोकोडाइल भी बहुत ज़्यादा है। ये बोलते हैं कि ये जो चंदोली नदी है, चंदेसल नाला जिससे मिलता है कोटा का, वो मगरों का प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर मगर अधिकता में पाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मगर जो है उनका प्रजनन केंद्र ही जब इस नाले से जुड़ा हो, जिस नाले का पानी यहाँ पर आ रहा है, ऐसे में घर में कब मगरमच्छ घुस जाएगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि लोग डरे सहमे हैं, परेशान हैं। लेकिन इंतज़ामों की अगर बात करें तो नाकाफ़ी इंतज़ाम ही नज़र आते हैं। वो प्रबंधन जो करने चाहिए थे वो प्रबंधन यहाँ नज़र नहीं आते। ये टीम है जो सुबह से काम कर रही है और इनका कहना है कि लगातार 3 दिनों से इसी तरह से नाव से लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, लेकिन और ज़्यादा प्रबंध बढ़ाए जाने चाहिए थे, वो यहाँ नहीं दिखाई देते। जी, प्रबंध और बढ़ाए जाने चाहिए थे, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि सरकार को इसका अंदेशा नहीं था। शायद और थोड़े इंतजाम बढ़ा के रखने चाहिए थे। राजस्थान में जिस तरह से भंवर पुष्पेंद्र दिखा रहे हैं आपको, उन्होंने जहां पर वो हैं वहां की दिखाई, लेकिन राजस्थान के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। भंवर पुष्पेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और आज भारी बारिश की वहां पर आशंका जताई गई है। शिमला के जितने भी इलाके हैं वहां पर 32 मिलीमीटर बारिश हुई, नाहन में 24.8 मिलीमीटर बारिश हुई। और इस तरीके से जो लोग हैं उनको जबरदस्त मुश्किलों का सामना वहां पर करना पड़ रहा है। तो चाहे वो भूस्खलन की समस्या हो वहां पर, या जिस तरीके से अब हमें देखने को मिला राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, बारिश का कहर जो है वो चारों तरफ इस देश में कम से कम कई जगह पर दिखाई पड़ रहा है। आपको दिखाते हैं हिमाचल की ये रिपोर्ट जो बिल्कुल वहां के लोगों की समस्याओं को बयान कर रही है। सबसे पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के नाहन से आई हैं। नाहन में पहाड़ देखते देखते गिरने लगा। पहाड़ के मलबे ने पूरी सड़क को ढक दिया। पहाड़ से गिरता हुआ मलबा सड़क के नीचे बहती हुई नदी में समा गया। आसपास मौजूद लोगों ने पहाड़ गिरने का वीडियो बनाया। हिमाचल प्रदेश में इस तरह की तस्वीरें बारिश के मौसम में अक्सर देखने को मिल जाती हैं। ओलंपिक में भारत के नाम, अब आपको इतनी सारी खबर बता दी कि किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ी सी मैं आपको मायूसी के साथ छोड़ना नहीं चाहता हूं, तो कम से कम ओलंपिक की कुछ खबर बताता हूं, क्योंकि आज भारत का प्रदर्शन जो है कमाल का रहा है। ओलंपिक में भारत के नाम एक और मेडल आज हो गया। भारतीय महिला बॉक्सर लवलीना ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। हालांकि सेमीफाइनल के कड़े मुकाबले में लवलीना टर्की की खिलाड़ी से, और जो विश्व चैंपियन भी हैं, उनसे हार तो जरूर गई, लेकिन इस हार के बावजूद लवलीना ने सभी का दिल पूरी तरीके से जीत लिया। ओलंपिक में बॉक्सिंग में मेडल जीतने वाली लवलीना भारत की तीसरी मुक्केबाज हैं। इससे पहले भारत की ओर से विजेंदर सिंह और MC मैरी कॉम ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीते थे। लवलीना ने हमसे खास बातचीत भी करी, आइए आपको सुनाते हैं। जुड़ रही है मेरे साथ लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने अभी इतिहास रचा है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है बॉक्सिंग में। लवलीना, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आपको। कितनी बड़ी अचीवमेंट आप मान रही हैं अपने लिए, ब्रॉन्ज मेडल? पहले तो गोल्ड मेडल का ही मेरा एम था कि मैं गोल्ड मेडल ही लेके जाऊंगी। खुद के ऊपर पूरा विश्वास था, लेकिन जैसा सोचा उतना तो नहीं हो पाया। फिर भी अच्छा लग रहा है कि देश के लिए मेडल ले पाई।
और मैं चाहती हूँ कि आगे भी और अच्छा करूँ और देश के लिए और मेडल लेकर। डेब्यू ओलंपिक्स है, ब्रॉन्ज मेडल आपने जीता, पूरा देश आपके लिए खुशियां मना रहा है, आपके घर की सड़क आपके लिए अब बन के तैयार मिलने वाली है, सब कोई सिर्फ आपके बारे में इस वक्त बात कर रहा है, तो वो एक नई फीलिंग है आपके लिए? नई फीलिंग तो हाँ, थोड़ा एक्साइटेड हूँ। घर एक साल नहीं गई, घर में जाके मम्मी पापा से मिलके और पूरे आसाम के लोगों से मिलके, देशवासियों से मिलके बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे आसाम के लोग इतना मतलब मेरे लिए प्रे किया है, हर दिन मेरे लिए दिया जलाया है कि प्रे किया है कि मैं अच्छा करूं, तो सभी को मैं थैंक यू बोलती हूं। और हाँ, थोड़ा एक्साइटेड हूँ मैं। ये जीत आप किसको डेडिकेट कर रही हैं, किसके लिए मेडल जीता है ये आपने? मेन तो मैं देश के लिए ही खेला हूँ, तो मैं देश को ही मेडल डेडिकेट करती हूँ। और मैंने आपसे सवाल पूछा गया था कि आप जब छुट्टी पे जाना चाहती हैं, कहीं घूमने जाना चाहती हैं, कहाँ जाना चाहती हैं आप? नहीं, मैंने बोला कि अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है, घर जाके मम्मी पापा को लेके मैं मतलब कहीं बाहर घूमने जाना। अच्छा, आखिरी सवाल है मेरा आपसे, अब आप घर जाएंगी, आप अपने घर वालों से मिलेंगी, वो कैसा रहेगा आपके लिए? और ये ओलंपिक से आप क्या सीख कर जा रही हैं? कोविड-19 के ड्यूरेशन के अंदर ये ओलंपिक्स हुए, उसमें आप खेली, उसमें आप जीती, तो आप क्या सीख कर जा रही हैं? सीखना मैं यही बोला कि मतलब खुद पे विश्वास रखना ज़रूरी होता है। जितना भी मतलब मुश्किल टाइम आ सकते हैं, लेकिन खुद पे कभी विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, करना ही है, सोच के आगे बढ़ना चाहिए। मैं यही सीखा बस। और विमेन पावर चल रही है टोक्यो 2020 में भी। हाँ जी, वुमेन पावर तो चल ही रहा है। अभी मुझे लगता है कि और भी लड़की निकल के आएंगे, हमारे देश का नाम लड़कियां और भी आगे बढ़ाएंगे। तो ये थी लवलीना बोरगोहेन, जिन्होंने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है और वो बहुत एक्साइटेड हैं घर वापस जाने के लिए। करिश्मा सिंह, टोक्यो, टाइम्स नाउ। आज के लिए लोकतंत्र में इतना ही, पर जाने से पहले आपको याद दिला देता हूं, आज शाम